भारत में ऊर्जा का डाटा 31 मार्च 2024 तक भारत में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता, मतलब हमारे यहाँ नवीकरणीय ऊर्जा जो संसाधन है वो इतने स्थापित हो चुके हैं कि हम 2109 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन कर सकते हैं। इतनी हो नहीं रही है। फिर भारत में ऊर्जा आयात पर निर्भर है, मतलब हम जो हमारी जो ऊर्जा आवश्यकताएँ हैं उसके लिए हमें अधिकतर विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो हुआ क्या कि वित्त वर्ष 2023-24 में जो भी कच्चा तेल का आयात हमने 89% कच्चे तेल का आयात करा है। इसका मतलब ये है कि हमें जितना भी कच्चा तेल लग रहा है, कच्चा तेल मतलब पेट्रोलियम, डीजल और भी जो कई चीज़ें हैं, तो जितना हमको लग रहा है उसका 89% हम कहाँ विदेशों से बुलवा रहे हैं। उसी तरह प्राकृतिक गैस को 46%, मतलब 54% हम देश में ही उत्पादित कर लेते हैं, 46% हमको विदेशों से मंगवाना पड़ता है। इसी तरह कोयला आयात 25% हम कोयला विदेशों से मंगाते हैं अपने यूज़ के लिए। अब इसी तरह एक और डाटा है कि नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता नवंबर 2025 तक, तो आपको जो डाटा याद रखना है वो यही वाला रखना है, सबसे ऊपर वाला नहीं रखना है। तो 253.96 गीगावाट। अब इसमें क्या हुआ है कि 2024 की तुलना में ये 23% बढ़ी है। अब इसमें एक और चीज़ है कि गैर जीवाश्म ईंधन से प्राप्त ऊर्जा। तो गैर जीवाश्म ईंधन मतलब कोयला और जो भी परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं उनके अतिरिक्त गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, मतलब नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, इनको नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत ही कहते हैं। तो इनका भी बात कितनी रहेगी, 253 गीगावाट। अब यहाँ पे एक बात और है कि भारत एक वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा अग्रणी के रूप में उभरा, जहाँ इसकी रैंकिंग, तो बस इसमें ये याद रखना है कि इसकी रैंक क्या है विदेशों में। तो जो सोलर एनर्जी हो रही है पूरे विश्व में उसमें भारत की रैंक 3rd है। अब इसको याद कैसे रख सकते हो कि सौर को SOR लिखो, तो इसमें कितने वर्ड है, 3, तो इसकी रैंक क्या हो गई, 3rd। पवन ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा। अब पवन क्या है, तो पवन मतलब पंखा, पंखा की में कितनी पंखी लगी हैं, 4, तो हो गई 4th रैंक। और नवीकरणीय ऊर्जा पवन से रिलेट कर लेना। अब हमको सबसे मोस्ट IMP डाटा ये वाला है, रैंकिंग स्थापित क्षमता या उत्पादन में। तो या तो स्थापित क्षमता लेके पूछ सकता है या उत्पादन लेके पूछेगा। तो देखो कुल नवीकरणीय ऊर्जा। अब इसमें हम ट्रिक क्या बना सकते हैं कि नया चीज़ जो भी होती है वो पुराने से बाद आती है। तो हुआ क्या कि भारत अभी नया है, तो पुराने में क्या था, पुराने समय में राजा महाराजाओं का समय था भारत में। तो ट्रिक क्या बन गई, गुजर गया राजा महाराजा का समय, समय मतलब टाइम। तो इसमें रैंक क्या बन जाएगी, गुजरात गुजर गया, राजा से राजस्थान, महाराजा से महाराष्ट्र, और समय से टाइम, टाइम से तमिलनाडु। इसमें कर्नाटक भी याद रखना 5 बार, क्यों, क्योंकि कर्नाटक के बाद किसकी रैंक है, 6वीं मध्य प्रदेश की। तो इस तरह नवीकरणीय ऊर्जा में हमको 5 तक याद करना है। अब देखो नवीकरणीय ऊर्जा जिस तरह है उसी तरह सोलर ऊर्जा है, मतलब नवीकरणीय ऊर्जा में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, सोलर एनर्जी का। तो बस सोलर एनर्जी में हमको कुछ नहीं करना है, हमको गुजरात और राजस्थान को आपस में बदल देना है नवीकरणीय ऊर्जा वाली रैंक में। तो जैसे ही तुम राजस्थान और गुजरात को आपस में बदलोगे तो राजस्थान पहला, दूसरे पे गुजरात, और बाकी फिर महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये उसी की तरह रैंक हो जाएगी। अब इसी तरह पवन ऊर्जा की बात करते हैं। पवन ऊर्जा के लिए सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, मैप। तो मैप में सबसे पहले आपको पहला वर्ड तो याद रखना है कि पवन ऊर्जा सबसे अधिक कहाँ होती है, गुजरात। फिर इसके बाद आप जाओ साउथ में, सबसे नीचे तमिलनाडु, तमिलनाडु से और ऊपर क्या है, कर्नाटक, और उससे ऊपर क्या है, महाराष्ट्र। तो इस तरह पवन ऊर्जा याद हो जाएगी। MP की रैंक 7th है। उसी तरह जैव ऊर्जा, तो जैव ऊर्जा में भी याद रखना मैप। मैप में एक ट्रिक है, महाराष्ट्र किसके ऊपर है, कर्नाटक। अगर आप देखोगे तो हम देखेंगे कि महाराष्ट्र जो नक्शे में है वो कर्नाटक राज्य के ऊपर है, तो महाराष्ट्र ऊपर है कर्नाटक के। तो इससे हम क्या याद रख सकते हैं, जैव ऊर्जा की। अब आएगी दीर्घ जल विद्युत। अब याद रखना जो भी जल विद्युत, दीर्घ मतलब होता है जो बड़ी बड़ी परियोजना, जैसे बहुउद्देशीय घाटी परियोजना। तो जो इसमें एक बहुत अच्छी खासियत रहती है कि ये जब ही ज़्यादा बिजली उत्पन्न करेंगी, जितनी ज़्यादा ऊंचाई रहेगी तो उतनी ज़्यादा स्पीड से पानी आएगा, और जितनी ज़्यादा स्पीड से पानी आएगा उतना जल्दी वो घुमाएगा टरबाइन, और उतनी स्पीड से एनर्जी बनेगी। तो सबसे ज़्यादा पहाड़ कहाँ देखने को मिलते हैं, तो हिमाचल में, और हिमाचल के बाद क्या आता है, उत्तराखंड, और उसके बाद क्या आता है, कर्नाटक। तो इन 3 चीज़ों को क्या रखना, हिमाचल, उत्तराखंड, कर्नाटक। और लघु विद्युत में कर्नाटक को ऊपर ले आना और हिमाचल प्रदेश, ये दोनों को याद रखना। उसके बाद आएगा नवीकरणीय ऊर्जा में हिस्सा। तो हम जितनी भी ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं उसमें कौन कौन सी ऊर्जा की क्या हिस्सा है। तो सौर ऊर्जा 132 गीगावाट, पवन ऊर्जा 54,
बायो एनर्जी 11 और लघु जल विद्युत 5। इसमें सौर और पवन का डाटा याद रखना, बाकी ये रैंक याद रखना। बड़ी जल विद्युत नवीकरणीय ऊर्जा में नहीं आती, जिस कारण इसका डाटा नीचे लिखा है, इसको भी याद रखना। अब इसमें एक और डाटा है कि भारत में सेक्टर अनुसार सबसे ज़्यादा ऊर्जा, तो भारत में कौन सा क्षेत्र सबसे ज़्यादा ऊर्जा का उत्पादन करता है उसकी रैंक है, मतलब उत्पादन नहीं करता, कौन सा ज़्यादा उपयोग करता है। तो इसमें जो रैंक दिख रही है उसमें क्या है, सबसे ज़्यादा एनर्जी यूज़ हो रही है हमारी उद्योग में। अब उद्योग में के बाद आते हैं परिवहन, परिवहन के बाद आती है आवास में, और आवास के बाद आती है कृषि में। फिर एक सम्मेलन हुआ था ग्लासगो सम्मेलन 2021 में, इसमें 5 लक्ष्य तय करे थे पूरे विश्व ने, जिसमें भारत भी था। अब हमारा पहला उद्देश्य क्या था कि हमें हमारी जो ऊर्जा क्षमता है उसमें 50% हमें क्या लाना है, नवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा 500 वो 50% लाना है। मतलब इसका यह है कि हमको 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करना है। कब तक? 2030 तक। अब जब हम ये चीज़ करेंगे तो कुछ ना कुछ इफेक्ट पर्यावरण पर क्या पड़ेगा, तो इससे ये होगा कि 1 अरब टन कार्बन उत्सर्जन कम हो जाएगा, और इतना कम होगा तो जो हमारी अर्थव्यवस्था पर कार्बन की तीव्रता है हम उसमें 45% की कमी कर लेंगे। तो ग्लासगो सम्मेलन 2021 में लक्ष्य 2030 तक कितने? 4। आखिरी का लक्ष्य 2070 तक है, और 70 में क्या है, जब 2030 में हम आधा लक्ष्य इतना हासिल कर लेंगे तो 70 तक हम नेट कार्बन जीरो, मतलब जितना कार्बन हम उत्सर्जन करेंगे उतना ही हम उसको अवशोषित कर लेंगे, इसलिए इसको बोलते हैं नेट कार्बन जीरो। ये रहा। अब भारत में ऊर्जा उत्पादन में हिस्सेदारी, कि भारत में हम जो ऊर्जा उत्पादन कर रहे हैं उसमें कौन सा क्षेत्र की क्या योगदान है। तो देखो वर्तमान में 26% हिस्सेदारी किसकी है? नवीकरणीय ऊर्जा की। कोयला 72% और जल विद्युत 9 से 10 और प्राकृतिक 7%। तो इसमें कोयला याद रखना, परमाणु याद रखना, नवीकरणीय, इनका परसेंटेज याद कर सकते हो, सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आते हैं हम मध्य प्रदेश की ऊर्जा पे, तो इससे दोनों टॉपिक खत्म हो जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले ये याद रखना कि एमपी का कुल अक्षय ऊर्जा आपूर्ति के मामले में देश में कौन सा स्थान है? 6वां। मतलब नवीकरणीय ऊर्जा हम उत्पन्न कर रहे हैं उसमें हमारा 6वां स्थान है। और सौर ऊर्जा में संभावना कितनी है? तो हमारे यहाँ जितनी भी ऊर्जा उत्पादन हो रही है, हम भारत की 8.2% सौर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। अब एमपी की रैंक, तो एमपी की रैंक याद रखना, सौर ऊर्जा, लघु पनबिजली और पवन, इनको ट्रिक बना के भी रख सकते हैं, पर इनको सीधे ही याद कर लो। पवन ऊर्जा को 8, वहाँ 4 थी पवन ऊर्जा की भारत में, भारत की रैंक विश्व में 4 थी, तो उसको दोगुना कर दो तो यहाँ 8 हो गई। लघु पनबिजली चौथा, सौर ऊर्जा चौथा। इन डाटा को याद करना है। एमपी में ऊर्जा क्षमता, एमपी इकोनॉमिक सर्वे, इसको पढ़ लो तो हो सकता है याद हो जाए। ये याद रखना 2012 की तुलना में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता पिछले दशक में 10% बढ़ी थी, 10 गुना। अब कितनी बढ़ गई? 20 गुना। पवन ऊर्जा की क्षमता ये 2800 और 3500 याद रखना है, तो 28 और 35। सौर ऊर्जा 4096, 57 से 81। बायोमास याद मत करना, लघु पनबिजली याद मत करना। इसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा 2022 की तुलना में नवीकरणीय ऊर्जा और कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता, ये 4 फैक्ट याद कर लेना, लास्ट के 2 मत करना। इसके बाद ये जो पढ़ लिया फट से एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो एमपी की रैंक 4th 8th। तो सौर, लघु पनबिजली और पवन ऊर्जा याद रखना। सौर की 4, लघु की 4, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8। तो ये हो गई पवन की। एमपी की रैंक क्या है? ऊर्जा में, नवीकरणीय ऊर्जा में 6th। और जो भी टोटल सोलर एनर्जी उत्पन्न हो रही है उसमें एमपी की रैंक, एमपी कितना योगदान देता है भारत में? तो 8.2%। और ये डाटा है कि 2012 की तुलना में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता अभी कितनी बढ़ी है 2024-25 में और 25-26 में। तो ये दोनों डाटा याद रख लेना, 4 तक, 1 से बाकी और कुछ नहीं पढ़ना। ग्लासगो सम्मेलन सरल है, ट्रिक बना के करोगे तो 500 गीगावाट याद रखना, इससे 50%, और 50% से 1 बिलियन टन कार्बन की कमी होगी, और कार्बन तीव्रता अर्थव्यवस्था प्रभाव जरूर पड़ेगा। भारत में ऊर्जा उत्पादन हिस्सेदारी, नवीकरणीय ऊर्जा और कोयला की याद रखना। ये हाँ, ये सौर ऊर्जा और गुजरात, तो राजा वो गुजर गए राजा महाराजा टाइम से या समय से, तो ये कुल नवीकरणीय ऊर्जा। इनमें गुजरात राजस्थान को आपस में चेंज कर दो, सौर ऊर्जा। अब पवन ऊर्जा की सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? गुजरात में। उसके बाद हमने मैप पे गए, मैप पे हमने सबसे पहले नीचे आए कहाँ? तमिलनाडु, फिर उससे ऊपर आए कर्नाटक, उससे ऊपर महाराष्ट्र। तो ये हो गई पवन ऊर्जा की हिस्सी।
अब आएगी जैव ऊर्जा। जैव ऊर्जा में एक ट्रक याद रखना, महाराष्ट्र ऊपर है कर्नाटक के, तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, और ये मैप से ही याद होगा। फिर आएगा दीर्घ जल विद्युत। अब एक बात बताओ, जहाँ ज़्यादा पहाड़ होंगे वहीं ज़्यादा स्पीड से पानी आएगा। सबसे ज़्यादा पहाड़ कहाँ पे है? तो हिमालय रीजन में। तो हिमालय में भी हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं? हिमाचल, हिमालय से हिमाचल, हिमाचल के बाद उत्तराखंड, और एक साउथ का ले लो कर्नाटक। लघु पनबिजली, छोटी पनबिजली पूछे तो यही चीज़ें अपन कहाँ ले आएंगे? छोटे पहाड़ों पर, और कर्नाटक में छोटे पहाड़ है, तो यहाँ से कर्नाटक और हिमाचल को बाद में जोड़ देना। नवीकरणीय ऊर्जा, तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायो एनर्जी, लघु जल विद्युत, इनमें 132 गीगावाट, और पवन की याद रखना। उसके अलावा मत रखना जल विद्युत परियोजना 47 गीगावाट। भारत सेक्टर अनुसार ऊर्जा उपभोग क्षमता, तो ये भी सरल है। और हाँ, ये ऊर्जा आयोग वाला थोड़ा ध्यान रखना, क्वेश्चन नहीं आएंगे हालांकि। सौर ऊर्जा की रैंक ये जरूर याद रखना, पवन की 4th है, नवीकरणीय ऊर्जा की 4th है। बाकी सब सिंपल है, कंप्लीट।